नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वागीश्वरी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं प्रतिभा आर्या। दोस्तों, बहुत दिनों से स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूं, लेकिन अब से निरंतर वीडियो आएंगे। जो फर्स्ट ग्रेड की हमारी संस्कृत की, जीके की, विद्यालय प्रबंधन की जो श्रृंखलाएं चल रही थी, अब वे निरंतर रूप से चलेंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्षत्रिय और शानच प्रत्यय। दोस्तों, क्षत्रिय शानच प्रत्यय ऐसे प्रत्यय हैं जिनसे न केवल शब्द रूप बल्कि अनुवाद में भी इनका बहुत अधिक उपयोग होता है और ये प्रमुख होने के कारण इनसे अनुवाद विशेष रूप से पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इनका महत्व, इनका प्रयोग हम सीखते हैं और प्रत्ययों को पढ़ते हैं। दोस्तों, क्षत्रिय शानच जो प्रत्यय हैं, सबसे पहली बात है कि वर्तमान कालिक निरंतरता के अर्थ को द्योतित करते हैं, बताते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही आता है कि क्षत्रिय और शानच प्रत्यय जो हैं किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होते हैं। और वर्तमान काल में भी क्या? किसी भी कार्य की निरंतरता को दिखाने के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे खाता हुआ पढ़ता है, पढ़ता हुआ बोलता है, बोलते हुए सुनता है। किसी भी कार्य की निरंतरता को दिखाता है, ना ही उस काल के दौरान न ही कार्य शुरू हुआ है, न ही अंत हुआ है, कार्य किया जा रहा है। तो किसी भी कार्य की वर्तमान काल में निरंतरता को दिखाने के लिए क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पहला प्रश्न जो कि पूछ लिया जाता है। अब दूसरी चीज बताते हैं कि सत संज्ञक क्षत्रिय और शानच जो प्रत्यय हैं, इनकी सत संज्ञा होती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। जैसे त और तवतों की निष्ठा संज्ञा होती है, ठीक इसी प्रकार क्षत्रिय और शानच प्रत्यय की भी सत संज्ञा होती है। तो वे युगल प्रत्यय जिनकी सत संज्ञा होती है वो कौन से हैं? क्षत्रिय और शानच। अब देखते हैं क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय के बीच भेद। जो क्षत्रिय प्रत्यय है दोस्तों, ये परस्मैपदी धातुओं से प्रयुक्त होता है, जबकि जो शानच प्रत्यय है वो आत्मनेपदी धातुओं के साथ प्रयोग होता है। लेकिन उभयपदी धातुओं के साथ दोनों ही प्रत्यय समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। यानी कि जो धातुएं केवल परस्मैपदी हैं उनके साथ क्षत्रिय, और जो धातुएं केवल आत्मनेपदी हैं उनके साथ शानच, और जो दोनों ही प्रकार से प्रयुक्त होती हैं परस्मैपद और आत्मनेपद के लिए, उनमें क्षत्रिय शानच दोनों प्रत्यय प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों, ये जो भेद इसके अंतर्गत बताया गया है, इससे सबसे पहले ये कि हम ये अच्छी तरह बता सकते हैं, प्रत्ययों के रूप भी समान रूप से कई प्रकार से दिखाई देते हैं, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि धातु यदि परस्मैपद है तो वो क्षत्रिय प्रत्यय हो सकता है, और यदि आत्मनेपद है तो वो शानच प्रत्यय हो सकता है। तो ये भेद करने के लिए भी ये नियम काम आते हैं। अब एक और बात यहाँ देखते हैं कि जो क्षत्रिय और शानच प्रत्यय प्रमुख क्यों हैं? क्योंकि ये जो प्रत्यय होते हैं जिनसे यानी कि जिस भी कारक के साथ ये जुड़े होते हैं, उसके अनुसार ही इन शब्द रूपों की लिंग, विभक्ति और वचन होते हैं। जैसे किसी भी धातु से ये प्रत्यय लग गया, लगने के बाद जो पद बना, वो पद जो है जिस भी कारक के साथ लगा है उसकी लिंग, विभक्ति, वचन बिल्कुल उसी के समान होंगे। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के समान होंगे, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग होंगे। जो विभक्तियां हैं उसमें भी जो शब्द रूप चलते हैं उसके अनुसार उनको लगाया जाएगा। तो इसी कारण अनुवाद में भी इनका बहुत महत्व होता है। तो आइए दोनों को अब अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं कि किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्षत्रिय प्रत्यय को। क्षत्रिय जो शब्द है दोस्तों, क्षत्रिय प्रत्यय, तो ये क्षत्रिय प्रत्यय के अंतर्गत श की इत संज्ञा हो जाती है, त के अंतर्गत लिखा हुआ जो ऋकार है इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है, और शेष बचता है अंततः अत। तो इस प्रकार श की क्योंकि इसके अंदर इत संज्ञा हो गई है तो ये शित हो गया। शित हो जाने के कारण तिंग शित सार्वधातुकम एक सूत्र होता है। इसके अनुसार जितने भी सार्वधातुक कार्य होंगे वो क्षत्रिय प्रत्यय के साथ किए जा सकेंगे। इसके पश्चात देखते हैं दोस्तों, पुल्लिंग में जो प्रथम 5 रूप होते हैं उसमें क्षत्रिय प्रत्यय में नुम का आगम होता है। दोस्तों, इसके रूप जो होते हैं क्षत्रिय प्रत्यय के, ये भवत शब्द के अनुसार चलते हैं। भवत जो शब्द होता है इसके अनुसार चलते हैं। तो जब भवत शब्द रूप हम पढ़ते हैं, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तम, भवन्तौ, भवतः, इस प्रकार रूप चलते हैं। तो ये कहते हैं कि शुरू के, पुल्लिंग में शुरू के जो 5 शब्द रूप है उनमें नुम का आगम होगा, आगे नहीं होगा। इसीलिए पठन, पठन्तौ, पठन्तः, पठन्तम, पठन्तौ, यहाँ तक नुम का आगम हुआ है, और पठतः, यहाँ पर नुम का आगम नहीं हुआ है। तो क्षत्रिय प्रत्यय के प्रयोग जब हम पुल्लिंग में करेंगे तो पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति के प्रथम एक वचन और द्विवचन में नुम का आगम होगा। अब ये जो नुम है दोस्तों, इस नुम में म की इत संज्ञा हो जाती है, उ की इत संज्ञा हो जाती है, बचता है क्या? न।
तो न इसके अंतर्गत शेष रहता है, तो नुम का आगम होता है। तो ध्यान रखेंगे, क्षत्रिय प्रत्यय में पुल्लिंग में प्रयोग करते समय प्रारंभ के जो 5 शब्द रूप हैं, 5 रूप जो हैं, उसके अंतर्गत नुम का आगम होता है। अब इसी प्रकार का एक और जो नियम है वो कहता है कि लेकिन जो जुहोत्यादि गण में पठित धातुएं होती हैं उन धातुओं में ऐसा नहीं होता, यानी कि नुम का आगम नहीं होता। अब जुहोत्यादि गण की जो प्रमुख धातुएं हैं वो दा धातु है, जुह धातु है, दधत है, बिभ्यत है, इस प्रकार के जो रूप बनते हैं। जैसे दा धातु से कैसे रूप बनेंगे, ददत, ददतो, ददतः, यहाँ नुम का आगम नहीं हुआ, इसलिए जो जुहोत्यादि गण में पठित धातुएं होती हैं उनमें क्षत्रिय प्रत्यय लगाने पर पुल्लिंग में नुम का आगम नहीं होता है। ये चीज़ें ध्यान में रखने के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि कार्य को की निरंतर दिखाते हुए जो शब्द रूप होते हैं और जो वाक्य बनाए जाते हैं, हमें उनमें इसी प्रकार की धातुएं जानबूझ करके दी जाती हैं जिससे कि हम फर्क कर सकें दोनों में, कहाँ नुम का आगम करना है और कहाँ नहीं करना है। इनका वाक्य प्रयोग जब हम पढ़ेंगे तो आपको और भी स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अभी के लिए हम ये नियम समझते हैं कि जुहोत्यादि गण में पठित जो धातुएं होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता, और इसकी जो प्रमुख धातु है जुह और द, ये दोनों धातुएं इसकी प्रमुख है जो सर्वाधिक पूछी जाती हैं। अब एक और नियम कहता है, क्योंकि जो क्षत्रिय प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यय, इसमें रिकार की भी इत्संज्ञा हुई है, और रिकार की इत्संज्ञा होने के कारण एक सूत्र पढ़ा था हमने स्त्री प्रत्ययों के अंतर्गत, गीप के अंतर उगितश्च। ये सूत्र कहता है कि जो रिकार अंत वाली जो रिकार जिनके अंत में होता है उनसे गीप प्रत्यय हो जाता है। तो अब इसके अनुसार क्योंकि री की इत्संज्ञा हुई है, यहाँ पर री इत्संज्ञा हो जाने के कारण यहाँ पर गीप भी प्रत्यय हो जाता है। जैसे पठ धातु है, पठ धातु से जो हम इसके अंतर्गत रूप बनाते हैं तो पठन बन जाता है, पठंत। अंगीप प्रत्यय होने के कारण पठंती की जगह छोटी ई की जगह बड़ी ई की मात्रा करके पठंती ये रूप बनता है। तो री की संज्ञा हो जाने के कारण यहाँ पर गीप प्रत्यय भी लगेगा। तो इस प्रकार से ये नियम बने, और अब हम अंत में ये पाते हैं कि जो स्त्रीलिंग है उसमें नदी के समान क्षत्रिय प्रत्यय के रूप चलते हैं, और जो पुल्लिंग है उसमें भवत के समान इसके रूप चलते हैं। तो जब इसकी फिर से लाइव क्लास होगी, इसकी लाइव क्लास में लूँगी दोस्तों, उसके अंतर्गत इसके जो वाक्य निर्माण है वो हम पढ़ेंगे। लाइव क्लास कब होगी इसके लिए कम्युनिटी में आपको नोटिफिकेशन में दे दूंगी। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो क्षत्रिय प्रत्यय है स्त्रीलिंग में नदी के समान और पुल्लिंग में भवत के समान इसके रूप चलेंगे। स्त्रीलिंग में देखिए गच्छ धातु से भी, पठ धातु से देख लीजिए, पठंती, पठंत्यौ, पठंत्यः, पठंतीम, पठंत्यो, पठंती, इस प्रकार से ये रूप चलते हैं। तो इस प्रकार क्षत्रिय प्रत्यय को हमने पढ़ा। आप देखते हैं दोस्तों शानच प्रत्यय। तो शानच प्रत्यय जैसे क्षत्रिय प्रत्यय कार्य की निरंतरता को दिखाने के लिए वर्तमान में प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार शानच भी वर्तमान कालिक निरंतरता में प्रयोग होता है, लेकिन आत्मनेपदी धातुओं से और उभयपदी धातुओं से प्रयुक्त होता है। अब ये जो शानच शब्द है दोस्तों, शानच में श की संज्ञा हो गई, च की संज्ञा हो गई, बचा क्या, आन। आन जो बचेगा दोस्तों इसमें हलंत नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। अब एक सूत्र आता है दोस्तों आने मुख, आने मुख ये सूत्र है, और ये कहता है कि अंत में किसी भी धातु के अंत में जब ऋस्व आकार आता है तो मुख का आगम हो जाए। शानच प्रत्यय के प्रसंग में जहाँ कहीं भी धातु के अंत में अ आए वहाँ मुख का आगम हो जाता है। अब जो मुख है इसका प्रयोग कैसे होगा, जैसे एक धातु है एधा वृद्धौ, वृद्धि के अर्थ में एध धातु आती है, एध धातु से शानच प्रत्यय लगाते हैं, लेकिन इससे पहले इसका विकिरण आता है शप, शप प्रत्यय लगाने के पश्चात एध धातु से शप और शानच प्रत्यय लगेगा। एध के शप का अ बचेगा और शानच का आन बचेगा। अब एध जब इसके अंतर्गत मिल जाएगा तो एध बन जाएगा और बचा है आन। तो ऐसी परिस्थिति में जब अ ऋस्व आकार अंत होने के पश्चात जब आन आता है तो यहाँ मुख का आगम हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ये हमारी समस्या रहती है कि कहीं तो शानच प्रत्यय में आन आ रहा है और कहीं मान आ रहा है। तो इस चीज़ की समस्या को सॉल्व करने के लिए ये आने मुख सूत्र याद रखेंगे। जहाँ कहीं भी धातु के अंत में ऋस्व आकार आ रहा है और पश्चात में आन है तो वहाँ मुख का आगम हो जाएगा, और मुख का आगम होने के बाद आएध मानः इस तरह पुल्लिंग में और एध माना इस प्रकार स्त्रीलिंग में रूप चलने लगेंगे।
अब इसके रूप कैसे बनते हैं? देखिए, पुल्लिंग में इसके रूप सामान्य रूप से राम की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह। तो जो शानच प्रत्यय के रूप हैं बहुत ही आसान है, और ये मान और आन की जो दुविधा है उसके लिए आनेमुख सूत्र को याद रखना बहुत आवश्यक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो पूछे जाने वाला बहुत ही प्रमुख उदाहरण है वो है शी धन शानच शयान कैसे बन जाता है। अब देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने बताया है शी धातु से शानच प्रत्यय होगा। अब यहाँ पर ये जो परिस्थिति है शी धन शानच का आ, तो ऐसे में हमें अयादि सबसे पहले शी के ई को गुण एकार हो जाएगा, गुण एकार होने के बाद शे हो जाएगा। अब शे होने के पश्चात ये जो स्थिति प्राप्त होती है इसमें हमें अयादि संधि प्राप्त होती है। तो श अय आन शयान बन गया, शयानः पुल्लिंग में, शयाना स्त्रीलिंग में, शयानम नपुंसकलिंग में। दोस्तों, जब ये प्रत्यय हम करते हैं तो संधियों की बराबर रूप से हमें आवश्यकता होती है। अब देखिए, शी और शा, शी का ई और शानच का आ, यहाँ पर हमें संधि कार्य प्राप्त हो रहा है, तो संधि तो नित्य कार्य है, इसे करना ही होता है। तो शी के ईकार को यहाँ गुण प्राप्त हुआ, गुण होने के पश्चात वापस अयादि प्राप्त हुई और इस प्रकार यहाँ शयानः बनता है। तो बिल्कुल भी दुविधा में रहने की आवश्यकता नहीं है, शी धन शानच, इससे शयानः ये रूप बनेगा। इसी प्रकार एक रूप और आता है, एक सूत्र आता है, ये कहता है कि ईदासः ईत आसह, यानी कि आस धातु से शानच प्रत्यय होने पर आ को ई आदेश हो जाता है। ये भी एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, किसी न किसी रूप में पूछ लिया गया है, चाहे अनुवाद में, चाहे संधियों में पूछा गया है या प्रत्ययों में पूछा गया है। तो देखिए, आस धातु से शानच प्रत्यय करेंगे, आस धातु से शानच प्रत्यय करने पर आन यहाँ शेष रहा, तो ये क्या कहता है, ईदासः, आस धातु के पश्चात जो आ है उसको ईकार हो जाए और आसीनः, इस प्रकार से ये रूप बन जाए। तो दोस्तों, क्षत्रिय और शानच प्रत्यय के कुछ खास बातें आज हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यथाशीघ्र आपको लाइव आने की जानकारी मैं कम्युनिटी पर दे दूंगी। और हाँ दोस्तों, आपको यदि वागीश्वर पर दी गई जानकारी उपयोगी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।